तो हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने कहा था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल सीटेट या यूपीटेट या बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम एक एक करके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल डज अ गवर्नमेंट इन इंडिया फंक्शन, यानी भारत में जो सरकार है वो कितने लेवल पे फंक्शन करती है। क्या वो लोकल लेवल पे करती है, स्टेट लेवल पे करती है, नेशनल लेवल पे, या सारे। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे भी काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे लिए होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा सरकार का प्राइमरी फंक्शन यानी मुख्य काम होता है। टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल और सड़कें बनाना, टू कंट्रोल प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, अगर सामानों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो उन्हें सस्ता करना या उनके प्राइसेस को कंट्रोल करना। टू कंट्रोल द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण और शांतिपूर्ण व्यवहार मेंटेन रखना। तो इसका भी आंसर जो रहने वाला है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी काम सरकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what was the name of the journal in which Mahatma Gandhi wrote in 1931 demanding that all adults in India should have the right to vote, यानी गांधी जी ने सबसे पहले किस जर्नल में ये लिखा था कि भारत के सभी नागरिकों को मतदान का यानी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन या हिंद स्वराज। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गांधी जी 1931 में अपने आर्टिकल्स लिखा करते थे यंग इंडिया में, और इनमें ही उन्होंने ये बात कही थी कि भारत के सभी नौजवानों को, सभी एडल्ट्स को मतदान का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपार्थाइड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू व्हिच कंट्री बिफोर इट बिकेम अ डेमोक्रेसी इन 1994। अपार्थाइड यानी रंग भेद। तो मित्रों, अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद। तो यानी रंग के हिसाब से, स्किन कलर के बेसिस पे किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करना, ये सबसे पहले किस देश में इसको लागू किया गया था या किस देश में 1994 के पहले ये चीजें चलती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है साउथ अफ्रीका। पहला देश था 1994 में, जब साउथ अफ्रीका को आजादी मिली उसके बाद से रंग भेद की नीति साउथ अफ्रीका में समाप्त कर दी गई थी। और इससे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करने के लिए सबसे पहले स्ट्रगल जिसने स्टार्ट किया था वो महात्मा गांधी और वहां के फेमस लीडर नेल्सन मंडेला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया सच एज द डिस्प्यूट ओवर द कावेरी रिवर वाटर बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर अल्टीमेटली रिजॉल्व्ड बाय, यानी कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो जल की समस्या है, यानी उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इनमें से किसका रोल प्ले किया जाता है या इनमें से कौन अपना रोल प्ले करता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर इन केस दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई मतभेद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट, जो इस मैटर को देखेगा। Who among the following is a non-elected government appointed official responsible for calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceedings, यानी कौन नॉन इलेक्टेड मतलब जिसका जनता चुनाव नहीं करती है और उसका अपॉइंटमेंट यानी उसको सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाना, ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाना और जो भी डिसीजंस हैं उसकी रिकॉर्ड्स को रखने में इनमें से कौन रोल प्ले करता है। सरपंच या वार्ड मेंबर या पंचायत सेक्रेटरी या द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ। तो जो नॉन इलेक्टेड मेंबर होता है जो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है उसको हम लोग कहते हैं द पंचायत सेक्रेटरी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखने वाला है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट्स वाइज हैं क्वेश्चंस और हमें उसका आंसर देने हैं। इट इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में इन तथ्यों पर विचार कीजिए। इट इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय ए पंचायत, यानी ग्राम सभा जो होती है सारे वयस्कों की एक सम्मेलन या एक कह सकते हैं कि मीटिंग होता है जिसमें पंचायत सारे एरिया कवर होते हैं। दूसरा कि कोई भी पुरुष या महिला जो 18 साल से ऊपर हो उसको ग्राम सभा में वोट देने का अधिकार है, यानी सरपंच को चुनने में अपने मत देने का अधिकार है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो
ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत, ये भी स्टेटमेंट सही है। एनीवन हु इज 18 ईयर, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन 18 ईयर्स या उससे ऊपर है तो वो मतदान के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो होगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट लेवल, यानी इनमें से सबसे निचले लेवल पे काम करने वाली संस्था कौन है, फिर उसके बाद उससे ऊपर और सबसे बड़े लेवल पे काम करने वाली संस्था इनमें से कौन है? जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत तो सबसे निचले लेवल पे काम करने वाली समिति होती है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत, उससे ऊपर आती है पंचायत समिति और उससे ऊपर आती है जिला परिषद। बिल्कुल, ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि सबसे लोकल लेवल पे जैसे हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट, यानी जो हमने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल जो पूरे देश के लिए काम करती है, उससे नीचे जो आती है वो हमारी होती है स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य के लिए काम करती है, और निचले लेवल की जो सरकारें होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपका ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो होगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द कॉम्प्लेक्स डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन कमिटीज ऑफ काउंसिलर्स, हाउएवर हु इज रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितने भी अहम डिसीजन, फैसले लिए जाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार होता है? मेयर या वार्ड काउंसिलर एंड म्युनिसिपल कमिश्नर, या म्युनिसिपल कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, या द लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द म्युनिसिपल कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लिए गए डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द प्राइमरी वर्क ऑफ विच रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, यानी आपके जमीन का आंकड़ा, जमीन का हिसाब किताब रखना, इनमें से किसका मुख्य काम होता है? एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, या पटवारी जिसको लेखपाल या कानूंगो ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं, तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था कि लैंड रिकॉर्ड का जो ब्यौरा रखता है उसको हम लोग पटवारी या लेखपाल के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In India, the public health services is a chain of health center and hospital run by the government. Why it is called by public? यानी जो भी सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो सबके लिए होती है, उसको हम लोग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के नाम से ही क्यों जानते हैं? ऑप्शन ए है कि इट प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर ईदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट, सो इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। या बहुत ही कम पैसे में या मुफ्त सेवाएं प्रदान करती है जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज करा सके। दूसरा ऑप्शन है द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट द पब्लिक पेज टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। बिल्कुल सही बात है। ये जो भी सुविधाएं सरकार हमें प्रोवाइड करती है या जो भी हेल्थ सर्विसेज, फ्री हेल्थ सर्विसेज जो लोगों को दी जाती हैं, ये उन्हीं के टैक्सेस से दी जाती हैं। तीसरा ऑप्शन, इट इज मीट फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी जो भी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो देश के सभी लोगों के लिए होती हैं। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। Every state in India is divided into different areas for the legislative election. What are these areas called? यानी अगर हम बात करें तो भारत को बहुत सारे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे डिविजन्स भारत में कर दिए जाते हैं। तो इन छोटे छोटे डिविजन्स को क्या नाम दिया जाता है? जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन में जिसपे इलेक्शंस किए जाते हैं, जिसके लिए इलेक्शंस होते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं डिस्ट्रिक्ट के नाम से, वार्ड्स के नाम से, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम से, या यूनियन टेरिटरीज के नाम से। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो है लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आगे बढ़ते हैं। Who appoint the chief minister and other minister at the state level? One of the most important question, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग। चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों को राज्य में नियुक्ति कौन करता है? क्या भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, या भारत के राष्ट्रपति, या स्टेट के गवर्नर, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? तो मित्रों, चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर्स का स्टेट लेवल पे जो नियुक्ति करता है उसको हम लोग कहते हैं द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी
किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है, जिसको हम लोग गवर्नर कहते हैं, राज्यपाल ये नियुक्ति करता है राज्य के सीएम को और बाकी मिनिस्टर्स को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यपाल तो इनकी नियुक्ति करता है, लेकिन किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट नियुक्त करता है राज्यपाल को यानी गवर्नर को, और गवर्नर अपॉइंट करता है किसी भी स्टेट के सीएम और बाकी मिनिस्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन आपका है कि लॉज फॉर द इंटायर कंट्रीज आर मेड इन द पार्लियामेंट, यानी पूरे देश के लिए जो नियम और कानून होते हैं वो भारत के सदन में बनाए जाते हैं, while laws for the specific states are made in the legislative assembly, और राज्यों के जो कानून होते हैं वो वहां की विधानसभाओं में बनाए जाते हैं। तो असर्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देखते हैं कि इंडिया फॉलोज अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वो दो लेवल पे काम करती है, जिसको यूनिटरी और स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। एक सेंट्रल लेवल पे होती है और बाकी छोटे छोटे राज्यों के लिए होती है। तो इंडिया फॉलोज अ फेडरल स्ट्रक्चर वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेडरल स्ट्रक्चर में जो पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है और आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऑप्शन ए है to lay down the idols that form the basic of the kind of the country citizens aspire to live in, to define the nature of the country political system, to provide safeguard against the misuse of the authority by the political leaders, या all of the above। तो लर्नर्स इसका सारा आंसर, सारे ऑप्शंस करेक्ट है। तो आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिक काइंड ऑफ कंट्री सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, बिल्कुल करेक्ट। टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करना, ये भी करेक्ट है। टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट द मिनिस्टर ऑफ अथॉरिटी बाय द पॉलिटिकल लीडर्स, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। why did the framers of the Indian Constitution choose a parliamentary form of government over a presidential system? तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसको हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें दो पार्लियामेंट होते हैं। एक को हम लोग लोकसभा और दूसरे लेवल को हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं। दे वांटेड एन एग्जीक्यूटिव दैट इज हाईली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, दे वांटेड अ गवर्नमेंट दैट इज डायरेक्टली अकाउंटेबल एंड रिस्पांसिबल टू द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, they wanted to concentrate all the executive authority within a single individual leader, it was easier to implement without conducting nationwide general election। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, they wanted government that is directly accountable and responsible to the people representatives, यानी हमारे संविधान के जो निर्माता थे वो चाहते थे कि एक ऐसी सरकार भारत में रूल करे, एक ऐसी सरकार का चयन किया जाए जो सीधे अकाउंटेबल हो और रिस्पॉन्सिबल हो, जो लोगों के नीड्स को फुलफिल करे, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करे, ऐसी सरकार चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होने वाला है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, व्हाट डज इट मीन? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या मतलब है इसका? ऑप्शन नंबर ए है द जुडिशरी इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑर्गन। तो हमारी जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव द्वारा कंट्रोल की जाती है। स्टेट हाई कोर्ट्स कैन ओवरटर्न एनी डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए किसी भी डिसीजन को बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका है डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स, यानी जो भी डिसीजन जो हायर कोर्ट्स लेते हैं वो लोअर कोर्ट्स पे बाउंडेड होते हैं, यानी लोअर कोर्ट्स को उन डिसीजन को मानना ही मानना है। एंड ऑप्शन नंबर डी आपका है जजेस आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पब्लिक एवरी 5 ईयर। तो ये तो ऑप्शन आपका सीधे सीधे गलत हो जाता है, जजेस का चुनाव नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल, जो हमारी जुडिशरी होती है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होती है। इंडिया की जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। इंडिपेंडेंट यानी जुडिशरी खुल के अपने डिसीजंस ले सकती है और इंप्लीमेंट कर सकती है, उसे किसी भी ऑर्गन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
ऑप्शन नंबर बी जो है, स्टेट हाई कोर्ट्स कैन ओवररन एनी डिसीजन, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए डिसीजन जो होते हैं वो फाइनल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है वो फाइनल डिसीजन होता है, फिर उस डिसीजन को ओवररन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। जो भी डिसीजन हायर कोर्ट द्वारा लिए जाते हैं उसको लोअर कोर्ट्स को वो डिसीजन मानने ही मानने हैं। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिसीजन को चेंज करने की एबिलिटी होती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट के सारे डिसीजन जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which mechanism was introduced by the Supreme Court of India in the early 1980s to increase access to the justice for the poor and marginalized section। यानी देश में रहने वाले गरीबों के लिए और पिछड़े लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से कौन सी फैसिलिटीज जो है कि अवेलेबल की थी। जुडिशियल रिव्यू, ये कोर्ट को पावर देता है अपने डिसीजन को फिर से एक बार रीचेक करने के लिए, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट इनकरेक्ट होगा। लोक अदालत, ये भी आंसर इनकरेक्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल, और ऑप्शन डी है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन तो ये तो कंज्यूमर को हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानने का अधिकार देता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये जो था इंप्लीमेंट किया गया था कोर्ट द्वारा 1980s में, और इसका एम था कि जो भी हमारे देश में गरीब लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं वो सीधे कोर्ट तक नहीं जाते हैं या डरते हैं, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कोई भी पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट में कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है, किसी भी मुद्दे को उठा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो होगा पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to article 22 of the Indian constitution and the criminal law which of the following is guaranteed right of an arrested person। यानी ये क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी अपराध के लिए जेल में डाला गया है या उसको अरेस्ट किया गया है, तो संविधान का आर्टिकल 22 उसे कौन से राइट्स प्रोवाइड करता है एक अरेस्टेड पर्सन को। ऑप्शन नंबर ए है कि द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। जिस गुनाह के लिए उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है या उसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसको जानने का अधिकार है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी है कि द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर उसे जिला मजिस्ट्रेट के आगे आपको प्रेजेंट करना होगा, यह भी ऑप्शन करेक्ट है। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, यानी जो भी कन्फेशन एक्यूज ने, यानी जिन बातों पे एक्यूज एग्री करता है पुलिस स्टेशन के अंदर या पुलिस कस्टडी में, उसको एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल एक्यूज के अगेंस्ट। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट जो है आपका सही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुलिस जो होती है दबाव बना के भी एक्यूज के ऊपर जबरदस्ती किसी बातों को मानने पे मजबूर कर सकती है, इसलिए इसको एज अ एविडेंस यूज करना वैलिड नहीं है। तो तीनों ऑप्शन ही आपके करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे आंसर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why is the Prime Minister considered the most powerful political institution in India even though the President is formal head of the state? भारत के जो प्राइम मिनिस्टर जो है उनको मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्यों कंसीडर किया जाता है, जबकि फॉर्मल हेड जो यानी हेड ऑफ द कंट्री जिसे हम कहते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द प्रेसिडेंट एक्ट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेते हैं वो सारे डिसीजन जो होते हैं वो केयरफुली कंसीडरेशन मिनिस्टर के साथ रिकंसीडर करने के बाद से वो डिसीजंस को लिए जाते हैं, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि अलग अलग कैबिनेट मीटिंग्स को प्रधानमंत्री देखते हैं और जो है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी है द प्राइम मिनिस्टर हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, यानी भारत के प्रधानमंत्री के पास किसी भी मिनिस्टर किसी जो उनके पार्टी से बिलोंग करते हैं उनको डिसमिस करने की पावर होती है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about the लोक सभा एंड द राज्यसभा इज करेक्ट? लोकसभा और राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सीटेट के लिए। राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा, बिल्कुल गलत। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसको राज्यसभा ठुकरा नहीं सकती है। अगर मनी बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा को मनी बिल पास करना ही करना है, राज्यसभा इज बाउंडेड। ऑप्शन नंबर बी इज इन मैटर्स ऑफ द मनी एंड द बजट लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर देन द राज्यसभा। ये क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से उठाया गया है कि मनी और बजट के मामले में लोकसभा
के पास राज्यसभा के कंपैरिजन में थोड़े एक्स्ट्रा पावर होते हैं। ये स्टेटमेंट कुछ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, राज्यसभा इज मोर पावरफुल रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल्स, बिल्कुल नहीं। द लोकसभा कैन नॉट पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं पास कर सकती है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है तो उसके लिए दोनों सदनों की स्वीकृति बहुत अनिवार्य होती है, यानी सिर्फ अकेले लोकसभा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है बेसिकली राज्यसभा में ही पास किया जाता है, अकेले लोकसभा इसको पास नहीं कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इन द मैटर्स ऑफ मनी एंड बजट लोकसभा के पास राज्यसभा के मामले में थोड़ी ज्यादा शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following steps has been taken by the Indian government to promote gender equality and increase women participation in the local governance, यानी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इनमें से कौन से कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है सेटिंग अप सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर वुमेन इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट, रिजर्विंग 1/3 33% of the seat for the women in rural urban local bodies, providing free vehicles to women candidates during election campaigns, exempting women from paying taxes if they run for the public offices, बिल्कुल नहीं, टैक्स से छुटकारा नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे फ्री व्हीकल्स प्रदान, ये ऑप्शन भी गलत है। रिजर्विंग 1/3 और 33% ऑफ द सीट फॉर द वुमेन इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ये ऑप्शन जो आपका रहने वाला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेटिंग अप सेपरेट मिनिस्ट्रीज फॉर वुमेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इट्स नॉट कंपलसरी, या ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं है सरकार की हर एक जिले में अलग वुमेन मिनिस्ट्री को इंप्लीमेंट किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who sets the minimum wages for the workers in various industries to ensure they are not exploited by the private employees? अलग अलग इंडस्ट्रीज में मिनिमम वेजेस को इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी इनमें से किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट ट्रेड यूनियन अकेला इस काम को करता है, बिल्कुल नहीं। द गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर मिनिमम वेजेस डिसाइड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मिनिमम वेजेस डिसाइड करता है। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। द गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपने स्टेट में या कंट्री में मिनिमम वेजेस को डिसाइड करती है, जिससे किसी भी पुअर एम्प्लॉयज को या किसी भी एम्प्लॉयज को प्राइवेट एम्प्लॉयर्स द्वारा एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। सो ऑप्शन नंबर बी जो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which government law or the constitutional provision explicitly protects citizens against the discrimination based on the caste, religion, race, sex or place of birth? यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आपके स्किन कलर के बेसिस पे, आपके जेंडर के बेसिस पे या आपके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा आर्टिकल जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपको इन सारे भेदभाव से बचाता है, यानी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 15, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 32। तो द करेक्ट आंसर विल बी द आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो होता है वो किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को प्रैक्टिस करने पे पूरी तरीके से पाबंदी लगाता है, और ये एक जो है आपका ऑफेंस कंसीडर किया जाता है, अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द राइट टू एजुकेशन Act passed by the government make free and compulsory education a fundamental right of the children of which age group? तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमको 6 फंडामेंटल्स राइट दिए गए हैं, जिसमें आपको राइट टू फ्रीडम है, राइट टू चूज रिलीजन, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट राइट है कि टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो ये जो है किस एज ग्रुप के लिए वैलिड है? ऑफ 3 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स, 6 to 18 ईयर्स और 5 to 15 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो होगा 6 to 14 ईयर्स के जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी बच्चे हैं वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन के तहत पा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to protect scheduled caste and scheduled tribes from the discrimination, violence and humiliation, the government enacted a specific protective law in which year? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेट से पूछा जा सकता है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो माइनॉरिटीज हैं, स्पेशली SC STs, उनको वायलेंस से और ह्यूमिलिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्टिव लॉ लाए गए थे कंट्री में, उसको किस ईयर इंप्लीमेंट किया गया था गवर्नमेंट द्वारा? 1950s में, 1975 और 1989 और 2005। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1989 में इस लॉ को इंप्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अ टीचर वांट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, ये जो है आपका पेडागोजी से पेडागोजिकल क्वेश्चन है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सीटेट के लिए कि अ टीचर वांट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट टू क्लास 6 स्टूडेंट्स। लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कोई शिक्षक अपने बच्चों को समझाता है, तो विच पेडागोजिकल अप्रोच वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव, इनमें से कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि सबसे अधिक कार्यरत होंगे या इफेक्टिव सिद्ध होंगे। ऑप्शन नंबर ए है मेमोराइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिलेटेड टू द अर्बन म्युनिसिपल बॉडीज, मेमोराइजिंग फैक्ट, ये पूरी तरीके से इनवैलिड पॉइंट हो जाएगा। गिविंग अ डिक्टेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, यानी टीचर जो है वो डिक्टेट करे बच्चों को टेक्स्ट बुक के थ्रू, बिल्कुल ये भी ऑप्शन आपका जो है कि रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है कंडक्टिंग अ फील्ड विजिट टू अ नियर बाई ग्राम पंचायत ऑफिस फॉर इंटरेक्टिंग विद द लोकल वार्ड काउंसिलर्स। तो जैसा कि हमको पता है कि एनईपी फोकस करता है एक्टिविटी पे, यानी टीचिंग जो होनी चाहिए कुछ ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा खुद से सीखे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे अधिक वैलिड और सबसे अधिक करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। असाइनिंग एन एसे ऑन द हिस्ट्री, बिल्कुल ऐसे लिखवाना, इससे बच्चा क्या ही समझेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, फील्ड विजिट कराइए। The next question is, during a classroom discussion, how a bill becomes a law? Student express confusion about the difference between the executive and the legislature. What should the teacher do? यानी जब एक कक्षा में कोई टीचर जो है अपने बच्चों के साथ कि बिल कैसे लॉ बन जाता है ये बातें समझाता है और बच्चे जो हैं इनमें काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें से कौन सा सबसे वैलिड अप्रोच है जो टीचर को फॉलो करना चाहिए? ये भी एक इंपॉर्टेंट एसएसटी का पेडागोजिकल क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछा जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए है इग्नोर द कंफ्यूजन एंड फिनिश द सिलेबस ऑन वन टाइम, यानी बच्चों के कंफ्यूजन को इग्नोर करके पूरे सिलेबस को खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल ये अप्रोच तो बिल्कुल सही नहीं होगा, इनवैलिड। यूज अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और द फ्लो चार्ट इलस्ट्रेटिंग हाउ द लेजिस्लेचर पासेज अ लॉ एंड हाउ अ सिविल सर्वेंट मिनिस्टर इंप्लीमेंटेड, यानी फ्लो चार्ट का यूज करना और ताकि बच्चों को समझ में आ सके कि कैसे लॉ को पास किया जाता है और कैसे सिविल सर्वेंट्स और मिनिस्टर जो होते हैं उस लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। ये ऑप्शन क्वाइट करेक्ट है, आगे देखते हैं। गिव अ रिटन पनिशमेंट टू द स्टूडेंट हु डिड नॉट रीड एंड चैप्टर एट देयर होम, पनिशमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आस्क देम टू मेमोराइज द ग्लॉसरी टर्म्स एट द बैक ऑफ द बुक, ये भी अप्रोच जो है आपका इनवैलिड अप्रोच होगा। सो जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूज अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और अ फ्लो चार्ट, जिससे बच्चे ये चीजों को आसानी से समझ सकें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। To foster active citizenship among middle school students while teaching the chapter public facilities, यानी कोई अध्यापक अपनी कक्षा में पब्लिक फैसिलिटीज इस अध्याय को समझाता है। Which activity should a social science teacher prioritize, तो यानी किसी भी सोशल साइंस के टीचर को इनमें से कौन सी एक्टिविटी को प्रेफरेंस देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है आस्किंग स्टूडेंट टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पिक्चर ड्रॉ करवाइए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट आंसर। गाइडिंग स्टूडेंट टू ड्राफ्ट अ मॉक लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर हाईलाइटिंग लोकल वाटर सप्लाई इरेगुलरिटीज इन द नेबरहुड, यानी एक लेटर ड्राफ्ट करने को कहा जाए बच्चों से म्युनिसिपल कमिश्नर को, जिसमें वो अपनी सारी पानी की समस्याओं को और बाकी फैसिलिटीज को बता सके। ये ऑप्शन ठीक है। रीडिंग द टेक्स्ट बुक अलाउड, टेक्स्ट बुक को जोर जोर से पढ़ना, बिल्कुल गलत। एडमिनिस्ट्रिंग अ सरप्राइजिंग स्पेलिंग टेस्ट ऑन द टेक्निकल टर्म्स, तो पब्लिक फैसिलिटीज से स्पेलिंग टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो ये आंसर भी जो है आपका गलत रहने वाला है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक लेटर ड्राफ्ट करने को कहना बच्चों से ताकि वो अपनी सारी समस्याओं को एक जगह लिखें और जो है कि उनको ये आइडिया लगे कि कैसे अपने प्रॉब्लम्स को हम जो है कि हायर लेवल पे पहुंचा सकते हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। तो आज का आखिरी क्वेश्चन आपका है, when evaluating a student answer regarding the role of the judiciary, which criteria indicates a deeper conceptual understanding rather than more rote learning, यानी रोल ऑफ जुडिशरी यानी हमारी न्यायपालिका कैसे काम करती है इसको समझाने के लिए या इसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा बेटर होगा। ऑप्शन नंबर ए है द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिकॉल द एग्जैक्ट डेट्स ऑफ द लैंडमार्क्स जजमेंट, यानी हर एक बच्चे की क्षमता ताकि वो हर एक जजमेंट को याद कर सके, इनअप्रोप्रिएट। द स्टूडेंट हैंड राइटिंग एंड लेंथ ऑफ द राइटिंग, ऐसे और हैंड राइटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। The students' ability to analyze how judicial independence protect fundamental rights from the executive interference, यानी बच्चों को ये समझाना स्टूडेंट्स की ये एबिलिटी ताकि वो ये समझ सकें कि जुडिशियल
कि जो इंडिपेंडेंसनेस होती है, यानी जुडिशियल जो फ्री वर्क करती है, वो कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव को इंटरफेयर करने से। यानी जो भी लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है, अगर वो हमारे लिए लॉ इनवैलिड है, यानी लोगों को वो लॉ जो है कि लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है, तो कैसे जो हमारी न्यायपालिका होती है उस लॉ को इंप्लीमेंट होने से रोकती है, इस बात को एनालाइज करना। या स्टूडेंट्स कैपेसिटी टू नेम ऑल द करंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है, तो जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चे की क्षमता ताकि एबिलिटी, जिससे वो ये रिकॉल कर पाए कि जुडिशियल कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। होप यू लाइक्ड इट। आज का ये जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज मैंने एनसीईआरटी से सेलेक्ट करके आपको करवाए, जो कि आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और बाकी नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो होगा स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, उसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके बाद से हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।